रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे बच्चों और दोस्तों, अगर आप रेलवे से रिलेटेड किसी भी एग्जाम एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, अल्पा एंडरटेक, जेई किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि डेली, आज के बाद डेली जो है मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं और उन क्वेश्चन को मैं ऐड करने वाला हूं उन वीडियो में। रीजनिंग और मैथ दोनों की वीडियो, उन क्वेश्चन को मैं ऐड करूंगा जो कि आपके इन्हीं को एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, यानी कि जिसमें 99% संभावना है कि इस टाइप के यही क्वेश्चन या इसी टाइप से मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाले। तो ये हमारी सीरीज चलने वाली है जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक, वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ, अल्पटेक, जेई कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए हर क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ सीखेंगे। कंसेप्ट जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके सर के ऊपर से ना निकल जाए, और ट्रिक जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठे, वो एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम है, अगर ट्रिक आप नहीं जानते तो दोस्तों आपके लिए एग्जाम देना बेकार है। क्योंकि मेन उसमें टाइम की ही मेन अहमियत रहती है। जितना आप टाइम बचा लेंगे उतना ज़्यादा आप आगे निकल जाएंगे, बस यही जानिए। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के बीच में। पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आएगा तो आपको आंसर आते हुए भी नहीं दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जैसे लेखक का कलम से संबंध है, लेखक का कलम से संबंध है, सेम ऐसे ही संबंध वाले दो जोड़े जो जोड़े हैं उनको हमें ढूंढना है जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर लेखक क्या है, लेखक का काम क्या होता है, लिखने का काम, और लिखने के लिए वो किस चीज़ का यूज़ करता है, कलम का यूज़ करता है। यानी जिस औजार का वो यूज़ कर रहा है तरीके से उसको औजार समझिए, हथियार समझिए, जो भी समझिए, वो जिस औजार का, हथियार का यूज़ करता है लेखक, उसको कलम कहा जाता है। अब बताइए तैराक है, तैराक तैरने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करता है क्या उसको तैरना कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बावर्ची है, बावर्ची का काम क्या है, पकाना, खाना बनाने का काम है। तो खाना बनाने के लिए वो जिस औजार का यूज़ करता है वो क्या कढ़ाई है? बिल्कुल सही बात है, ये तो परफेक्ट बात है क्योंकि बावर्ची किस में खाना बनाएगा, कढ़ाई में बनाएगा, तो उसको उसी की ज़रूरत पड़ेगी। नर्तक, कार्यक्रम, बिल्कुल गलत बात है। देखिए नर्तक पैरों से नाचता है, नर्तक नाचने वाला पैरों का यूज़ करता है नाचने के लिए, तो वहाँ पे पैर होता तो कुछ सोचते। ऐसे दर्जी है तो पोशाक, बिल्कुल गलत बात है। या तो सिलाई मशीन जो रहती है उसके कह सकते, या सुई भी कह देता तो सुई से भी सिलाई होती है तो वो भी मान सकते थे। लेकिन दर्जी पोशाक तो सिलता है, लेकिन औजार किसका यूज़ करता है सिलने के लिए, वो हमें यहाँ पे आना। तो बावर्ची वाला जो ऑप्शन है बेस्ट ऑप्शन था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये चारों ऑप्शन को मैंने, देखिए एग्जाम में एक बात और मैं बता दूँ, जहाँ पे आपको मिल जाए कि ये राइट है तो वहाँ पे टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ये चारों ऑप्शन थोड़ा ना चेक करेंगे, मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से और भी कंडीशन बन सकती है अगर होगा तो, मतलब कैसे ये सारे गलत हैं। ठीक है, एक सही तीन गलत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो किसी निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समान है। यहाँ पर कुछ ऐसा रहता है कि असंगत को चुनना रहता है, लेकिन यहाँ पे समान। क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों पहले ध्यान से कि क्या कह रहा है, क्योंकि कहीं कहीं कहेगा कि असमान या असंगत, ठीक है, तो वहाँ बात अलग होगी, हमें असंगत चुनना रहेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हमें वो चुनना है कि जो कि समान हो। जैसे अस्तबल है, अस्तबल क्या होता है पहले तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो घोड़ा जो रहता है जिसमें एक तरीके से कह सकते हैं घोड़े का घर है अस्तबल। बिल क्या है, सांप है, जितने भी बिल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनका वो घर है। घोंसला क्या है, चिड़ियों का घर है। तो हमें ऐसा ही चुनना है जो किसी का घर हो। जैसे गंदी बस्ती घर है, बिल्कुल गलत बात है। शहर घर है, नहीं, शहर एक शहर होता है, घर थोड़ा ना है। झुंड एक घर है, झुंड तो आप ग्रुप होता है, वो झुंड होता है, वो घर नहीं है। माद घर होती है क्योंकि शेर जिसमें रहते हैं उनको माद कहा जाता है, उसको क्या कहता है, यानी शेरों के घर को माद कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइटर का संबंध क्या, वेटर है, सॉरी राइटर नहीं, वेटर का संबंध कह रहा है 242923 से। उसी तरीके से जंपर का संबंध यहाँ पे किससे होगा। देखिए पहले आप वेटर लिखिए, वेटर फटाफट यहाँ पर लिखिए। आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं, डायरेक्टली यहाँ से आप ट्रिक निकालेंगे, ठीक है। एग्जाम में ये लिखने की भी टाइम आपको बचानी है, सेकेंडो बचाना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इसके नीचे 242923। यहाँ पे सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए कि A to Z जो सीरियल नंबर होते हैं उस हिसाब से आपको सोचना है कि इनका सीरियल नंबर क्या होता है, फटाफट उसको लिखिए। आप कहें कि W23वें स्थान पर होता है, A1 पे होता है, I9 पे होता है, T20 पे होता है, E5 पे होता है, R18 पे। तो आपको कैसे याद होगा, आपको रटना नहीं है। 20-25 क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। रटेंगे भूल जाएंगे, और जो प्रैक्टिस से याद होगा वो कभी भी नहीं भूलेगा। तो इस तरीके से आपने लिख लिया। लेकिन अगर आप देखें 23 W के नीचे या तो 2 पढ़ेंगे या 24 पढ़ेंगे, तो 2 और 24 दोनों W का नंबर नहीं है, वो तो 23 होता है। मामला यहाँ से सेट नहीं हुआ, तो फिर उल्टा सोचेंगे, तो W का D होता है, D चौथे स्थान पर होता है, उसके नीचे 2 दिया हुआ। यहाँ से भी मामला सेट नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा हट करके सोचेंगे, एक अलग
तरीके से आगे पीछे का जोड़ करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, 23 और 1 को जोड़ दिया, बन गया 24, तो हमने 24 लिख दिया। इसी तरीके से आई और टी था, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, 20 9 29, 29 मैंने लिख दिया। फिर ई आर था, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, 18 5 23, 23 मैंने लिख दिया। सेम लॉजिक यहाँ पर लगा दीजिए, लॉजिक काम कर गए, यही लॉजिक यहाँ पर लगा दीजिए। जे 10 पे होता है, यू आपका कितने पे, 21 पे होता है, एम 13 पे होता है, पी 16 पे होता है, ई 5 पे, आर 18 पे, दो को जोड़ेंगे, 10 21 आपका 31 हो जाएगा, 13 और 16 आपका 29 हो जाएगा, 18 5 23 हो जाएगा, 31 और 29 और 31 29 23 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। क्लियर बात हो गई। पसंद आ रही वीडियो तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं पसंद आ रही हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करें, उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का जिस तरीके से 4 संबंध दिया, जैसे 4 संबंध है, 6 डबल संबंध का, फिर जो 6 संबंध, इस तरीके का जो रहता है 4 वाला जो आपने पढ़ा है, सेम यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे, उसी की कंसेप्ट यहाँ पर भी लगेगी। ऐसा नहीं कि 6 दे दिया तो आप कंफ्यूज में पड़ जाए, ऐसी गलती नहीं करना है दोस्तों। चलिए पढ़ेंगे समझेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से कह रहा है कि 40 का संबंध जैसे 45 से है, फिर यहाँ पे डबल बिंदी जो बना दिया है तो उस वहाँ से हट जाएंगे। फिर 68 का संबंध सोचेंगे जैसे 77 से, फिर यहाँ पे डबल आ गया। फिर सोचिए 104 का संबंध वैसे यहाँ पे किससे होगा। 40 से आप 45 कैसे कैसे बना सकते हैं। आप कहेंगे कि एक तरीका तो ये है कि इसमें हम 5 ऐड कर दें, 40 में 5 ऐड कर देंगे, 45 बन जाएगा। आपको पता है कि जो लॉजिक पहले पर अप्लाई करेंगे सेम दूसरे पे अप्लाई करेंगे, सेम तीसरे पे अप्लाई करेंगे, या उससे मिलती जुलती या एक जो है आरोही या अवरोही क्रम में, बढ़ते घटते क्रम में उसको अप्लाई करेंगे, यही तरीका है। तो चलिए अब अगर हम 68 और 77 में अंतर देखें तो आप कहेंगे कि 9 का अंतर है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम 68 में प्लस 9 करें तो दोस्तों आपका 77 बनेगा। तो आपने क्या किया, 5 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया। तो उस हिसाब से अगर देखें इन दोनों में तो 4 का अंतर है, 4 का अंतर है। तो इस हिसाब से हम बढ़ेंगे तो आगे 13 ऐड करना चाहिए 104 में। 104 में अगर हम 13 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। देखिए अब ये कंफ्यूज खड़ी कर रहा है, ये कन्फ्यूज़न खड़ी कर रहा है। क्यों खड़ी कर रहा है, तो 117 ऑप्शन में दिया है। एग्जामिनर देखिए यहाँ पे कहाँ गलती किया है। आप देखिए इसका आंसर 2 तरीके से आएगा। अब आपको बता रहे हैं कौन सा सही है। इस तरीके से आपने देखा, जैसे पहले मैंने 5 ऐड किया, फिर मैंने 9 ऐड किया, फिर मैंने 13 ऐड किया, क्योंकि 5 4 9 होता है और 9 4 13 होता है। इस क्रम में ऐड किया। कहीं से आपको गलत लगा, नहीं लगा, मैं कहूँगा गलत है। क्यों गलत है, देखिए इसका आंसर असल क्या था आपको भी कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ से मैंने क्या किया, 40 को 45 बनाने के लिए एक और ट्रिक अप्लाई किया। ट्रिक मैंने क्या अप्लाई किया, 5 और किस तरीके से हम बना सकते हैं। आप कहेंगे कि 2 का स्क्वायर करके प्लस 1 अगर करें तो 5 बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर करके प्लस 1 किया और इसको 45 बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने 68 को उठाया। 68 और 77 में 9 का अंतर था, तो 9 बनाने के लिए अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो प्लस 1 करेंगे, तब जाकर के ऐसा होगा, क्योंकि 2 फिर 3 फिर 4। लेकिन यहाँ पर 3 का स्क्वायर करके 1 करते हैं तो 78 हो जाएगा, जबकि सिर्फ 3 का स्क्वायर ही से 9 बनेगा। तो ये बात नहीं बनी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का क्यूब कर देते हैं। 2 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो बात बन जाएगी, यानी कि कितना आ गया, 77 आ गया। अगर ये ट्रिक देखते हैं, 2 का स्क्वायर किया, 2 का क्यूब किया, यानी 2 पर क्या होनी चाहिए, 4 पावर होनी चाहिए। यानी कि 2 पर अगर हम 4 पावर प्लस 1 करेंगे, ठीक है, इस ट्रिक से चलते हैं। तो अब यहाँ पर ये 16 एक 17 हो जाएगा। 17 जोड़ते हैं तो 121 होगा। ये ऑप्शन बी में दिख रहा है। अब ऑप्शन डी भी एक ट्रिक से सॉल्व हो रहा है और ऑप्शन बी भी एक ट्रिक से सॉल्व हो रहा है। तो अब आपको बताना है दोस्तों, इन दोनों में आंसर आपका कमेंट करना है, कौन सा सही है, कौन सी ट्रिक सही है, कौन सी परफेक्ट है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा दिए गए क्रम के लिए अगले चित्र की खोज उत्तर चित्र से कीजिए। कह रहा है कि जैसे इस चित्र का संबंध इससे है वैसे ही इसका इससे कैसे होगा। देखिए यहाँ पर वही संबंधे वाला समझ करके लगाइए। तो इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब का रूल पता है तो आपके लिए कुछ भी क्वेश्चन नहीं, हवा हवाई क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर एक दर्पण लगा हुआ है और इसका प्रतिबिंब भी इस वाले का बना हुआ है ऐसे। दर्पण प्रतिबिंब का रूल क्या करता है, जो भी है अक्षर संख्या चित्र जो भी है वो लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगी, ऐसे रोटेट कर जाती है जो भी है। जैसे मान लीजिए कि ये संख्या इस तरीके से कोई अक्षर है, वो चित्र है, तो ये क्या होगा, ऐसे लेफ्ट टू राइट घूम जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये दर्पण का रूल कहता है। तो उसी रूल से आपको सोचना है। देखिए यहाँ पे ये फिगर था तो ये चेंज होकर के ऐसे हो गया, क्योंकि दर्पण। अब यहाँ पर अगर मैं दर्पण लगा दूँ तो ये कैसे चेंज होगा, ये बड़ा वाला पहले चेंज होकर के ऐसे हो जाएगा, छोटा वाला चेंज होकर के आपका ऐसे हो जाएगा। ये आपका परफेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नहीं दिया हुआ बल्कि फिगर ए में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ। इस पर भी ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में हमेशा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। कहीं आप ए पर तो टिक नहीं लगा दे रहे हैं तो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे भी देख लिया कीजिएगा कि किस तरीके से दिया हुआ। अगर इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर बहुत पैतरे अपनाएगा, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी पे टिक लगाएंगे, न कि ए पे। ए तो है लेकिन ए किस
किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ। नेक्स्ट अगला अगला क्या कह रहा है? यदि ट्रैक्टर को 14 लिखें, ट्रॉली को 14 लिखें तो स्कूटर को क्या लिखेंगे? यहाँ पर जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए वो क्या कह रहा है कि ट्रैक्टर को किसी कोड भाषा में हमने लिखा है 14। क्या लिखा है? ट्रैक्टर को हमने किसी कोड भाषा में 14 लिखा है। कह रहा है कि उसी कोड भाषा में हमने ट्रॉली को भी 14 लिख दिया, उसी कोड भाषा में स्कूटर को हम क्या लिखेंगे? तो ट्रैक्टर में क्या करेंगे? एक तो तरीका ये है कि इनकी नंबरिंग कर दीजिए, जैसे T20 में पे होता है, R18 पे, साथ साथ ऐड भी करिए, +1 A1 पे, C3 पे, T20 पे, O15 पे, R18 पे, या तो इनको ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे 14 आ ही नहीं सकता, ये तो इतने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, मामला फेल हो जाएगा। मामला यहाँ पे फेल हो रहा है। अब क्या है? विपरीत क्रमावली जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा। इसकी बहुत आसान ट्रिक है, इतनी आसान ट्रिक है आप कहेंगे ओह, अभी मैं बताऊंगा आप यही कहेंगे ओह यार ये तो कुछ है ही नहीं। तो चलिए वो जानते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें कितने अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया? 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट का इसमें यूज़ किया गया, बस उसी का दूना कर दिया गया, काम खत्म, 14 आ गया। ऐसे ट्रॉली में गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, ट्रॉली में भी 7 अल्फ़ाबेट है, इसका भी दूना कर दीजिए 14। अब स्कूटर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, स्कूटर में भी 7 अल्फ़ाबेट है, बस उसका दूना कर दीजिए 14। हो गया जी, आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान में। सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज का क्वेश्चन मैं बताता रहता हूँ हर वीडियो में अपने कि इसके पैटर्न को बस समझ लीजिए, ये किस क्रम में बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, हो क्या रहा है। इसमें कन्फ्यूजन कब होती है मैं बताता हूँ। कहीं कहीं ऐसा होता है कि 2 सीरीज बनानी पड़ जाती है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि 3 सीरीज में भी इसको तोड़ना पड़ जाता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन खड़ी हो जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि 11 से 20 बनाए, चलिए ठीक है +9 हुआ है। फिर हम सोचते हैं कि 20 से 23 बनाए, तो आप सोचेंगे कि चलिए +4 हुआ, सॉरी +3 हुआ, +3 हुआ। ये हम पैटर्न में सोचते हैं। 23 से 44 है, तो अब देखिए 20 दूना 40, 40 और उसके बाद दोस्तों कितना हो जाएगा आपका? बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, कोई लॉजिक बनेगी नहीं। फिर भी हम ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि देखिए जब प्रैक्टिस ज़्यादा किए रहेंगे तो आपको पहले ही बार में आंसर आ जाएगा, वरना 2-3 बार टाइम बर्बाद करनी पड़ेगी, टाइम खराब आपकी होगी। और हमें यही नहीं करना है, हमें यही नहीं करना है, हमें टाइम बचाना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखते हैं तो 23 से 44 में अंतर कितना है? आप कहेंगे 21 का अंतर है। फिर 44 से 47 में कितने का अंतर है? आप कहेंगे 5 का अंतर है। ठीक है, 3 का अंतर है। कितने का? 3, यानी +21 +3। तो अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्या है? देखिए एक तो क्रम आपको समझ में आ गया, फिर 47 से 92 में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो रहा है कि नहीं? देखिए 47 से 92 बनाएंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। एक तो समझ में आ रहा है कि ये 3 प्लस हो रहा है, इसमें तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक समझ में नहीं है। अब दिमाग लगाइए, जो 3 प्लस हो रहा है, अगर उस सीरीज़ को हम काट के अलग कर दें, यानी हम इसमें अगर 2 सीरीज़ बना दें, तो अभी ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं। आप कहेंगे कि तो हवा हवाई क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? हवा हवाई क्वेश्चन हो गया। तो हमें यही करना है, जब भी एक सीरीज़ से काम न बने तो सीरीज़ को 2 में ब्रेक कीजिए और देखिए क्वेश्चन हलवा मलाई हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए 11 है, 11 है, देखो 2 सीरीज़ बनेगी, पहले एक छोड़े एक। जैसे 11 से हम 23 पे गए, 23 से हम 47 पे गए, 47 से हम 95 पे गए, और उसके बाद हम मिसिंग संख्या से आगे चले जाएंगे। तो उस सीरीज़ को कभी मत लीजिएगा जो मिसिंग संख्या पे ना आए, उसमें भी हमें टाइम बचाना है। कैसे कैसे टाइम बचाना है वो सारी चीज़ें सीखिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक भी हम जान रहे हैं कैसे शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे दूसरी जो सीरीज़ है 20 से 44 पे, 44 से 92 पे हम मिसिंग संख्या पे आएंगे। बस उसी सीरीज़ को उठा लिए, 20 से 44, 44 से कितना है? 92, 92 से मिसिंग। अब हमारा काम हो गया, बस हो गया। देख लीजिए 20 का कितना दूना है? आप कहेंगे 2 का गुणा कीजिए, 4 जोड़ दिए, 20 दूना 4, 4 44। 44 में क्या करेंगे? 2 का गुणा करिए, 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाए? 44 दूना 88, 4 92। 92 में से वही काम करेंगे, 2 का गुणा 4 जोड़ेंगे तो 92 दूना के 18, 18 और 2 दूना के 4, यानी कि कितना हो जाएगा? 184 प्लस 188। कितना हो गया? 188। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टाइम लगी? नहीं, प्रैक्टिस रहेगी, कुछ भी नहीं लगेगा दोस्तों, कोई टाइम नहीं लगेगी, बस मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो ही सफलता हाथ लगेगी, वरना आपको क्या लगेगा? मैल हाथ लगेगी, काम खत्म। कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न पैटर्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि यहाँ पे कह रहा कि कौन सी संख्या आएगी। देखिए इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन, बहुत तरीके के कॉन्सेप्ट, बहुत तरीके की लॉजिक, बहुत तरीके की ट्रिक इसमें भी लगती है। ठीक है, और यही इसमें भी है, मेहनत और आपका क्या? प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पर देखिए इसमें इस तरीके का होता है कि एक जोड़ करके इसको हम देखना पड़ता है। यहाँ पर जैसे जोड़ करके उस हिसाब से लॉजिक देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं करेगी। मैं बहुत ज़्यादा हर क्वेश्चन में टाइम नहीं लूँगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं। देखिए किया क्या इसमें देखिए 21 से 43 हुआ है, तो आप सोचेंगे कि 20 दूना 40, जो है 21 दूना 42 और 1 जोड़ दिया है। चलिए 43 दूना फिर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ये ट्रिक काम नहीं ना करेगी, नहीं करेगी। तो किया क्या वो चलते हैं। देखिए 2 है,
2 से एक एक अक्षर को देखिए, 2 से 4 गया, 4 से 6 गया, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6। अब ऐसे देखिए 1 से 3 एक एक अंक को देखेंगे, इकाई का अंक और दहाई के अंक, दोनों में ये ट्रिक काम कर रही है, दोनों में ये कंसेप्ट लगेगी। जैसे 1 से 3 पे गए, 3 से 5 पे गए, इसमें भी +2 ठीक। अब 65 को यहाँ उठा के लाइए। अब देखिए इसमें भी इकाई के अंक में भी 5 से 7 हुआ और दहाई के अंक में 6 से 8 हुआ, इनमें भी क्या हुआ +2। यानी कि क्या हो रहा है, इकाई और दहाई दोनों अंकों में 2 जोड़ करके नेक्स्ट संख्या बनती जा रही है। तो एक तरीके से ये 20 सीरीज वाला जो क्वेश्चन किया तो उसी तरीके का कुछ समझ लीजिए इसको। अब यहाँ पर 87 में क्या जोड़ेंगे, दोनों में जोड़ेंगे, इसमें भी 8 में जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 7 में जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, यानी बना के 109। देखिए अब 109 से क्या ये 12-11 बनेगा। देखिए इकाई का अंक 9 है, 9 में 2 जोड़ा 11, दहाई का अंक 10 है, 2 जोड़ा 12, हो गया काम। 109 आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, दिशा दूरी में दाई साइड पश्चिम, दाई साइड पूरब, बाई साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, आपका ऊपर उत्तर। बस इसी पे हमारा काम अभी हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगी। चलिए इसी को देख लीजिए, मैप को अपने दिमाग में छाप लीजिए और थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, उत्तर पूरब के बीच की दिशा को उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम। ये 8 दिशाओं पे ही ये सारा दिशा दूरी का जितना भी क्वेश्चन है XYZ जो भी है सब खत्म हो जाएगा, कुछ रहता नहीं, कोई दम नहीं है। पढ़िए और सॉल्व कीजिए, खत्म। यहाँ पर कह रहे यस पश्चिम की ओर 9 मीटर चला। देखिए पहले तो यस को यहाँ पर रखिए, वाई से यस हम मान लेते कि ये उसका घर है, YH यानी यस का होम, यस होम क्या है, यस का घर है। कह रहा है कि वो पश्चिम की ओर 9 मीटर तक चला। पश्चिम किधर है, इधर है, और वो 9 मीटर चल रहा है, 9 मीटर हम चलाएंगे इसको पश्चिम दिशा में। कह रहा है फिर वो दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। दाएं देखिए पश्चिम दिशा में जब जाएंगे, दाएं मुड़ेंगे तो ऊपर जाएंगे। देखिए इस चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा कि पश्चिम दिशा में जाएंगे दाएं मुड़ेंगे ऊपर, बाएं मुड़ेंगे नीचे, पूरब दिशा में जाएंगे दाएं मुड़ेंगे नीचे, बाएं मुड़ेंगे ऊपर। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब जा करके ये क्वेश्चन सटासट सोल्व करेंगे। तो पश्चिम दिशा में जा रहे हैं तो दोस्तों क्या कह रहा है कि दाएँ मुड़ रहा है और 10 मीटर चल रहा है, दाएँ मुड़ा और इसने क्या किया 10 मीटर चला। और एक चीज़ मैं बता दूँ, एक जो है एक यूनिट मान लेकर के चलेंगे। जैसे 9 हमने इतना चला तो 10 को अब उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही चलना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे कहीं कहीं डायरेक्शन में गलती हो जाएगी, गलती कर बैठेंगे। अगर जो है यहाँ पर जो है एक जो है मतलब आपको मानना पड़ेगा कि इतना हमने चला, उस हिसाब से सारी चीज़ चलेंगे। कम चलना है तो कम चलेंगे, ज़्यादा चलना है तो ज़्यादा चलेंगे। कहाँ गलती कर बैठेंगे अगर इधर उधर चलेंगे, अभी मैं समझा रहा हूँ। दिशा डायरेक्शन तो आप सही चलेंगे, लेकिन सिर्फ इसको भी कम ज़्यादा चल देते हैं, जैसे 10 इकाई 9 इकाई मान करके अभी कम ज़्यादा चल देते हैं, तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कह रहा कि फिर वो बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला। देखिए अब ये जो 10 मीटर चला, ये जो दिशा है इसकी ऊपर साइड, ऊपर उत्तर होता है, उत्तर दिशा में अब चला। आप कह रहे हैं वो बाएं मुड़ा, बाएं उत्तर दिशा में देखिए दायां बायां जो उसका रहेगा आपके भी वही रहेगा। तो वो बाएं मुड़ने के लिए कह रहा है, तो अब बाएं मुड़ेंगे और 2 मीटर। देखिए मैं 2 मीटर कितना चला उस हिसाब से चल रहा हूँ, जो 10 और 9 के हिसाब से ही मैं चल रहा हूँ। अभी थोड़ा और कम चलना चाहिए था, थोड़ा सा और कम चलना चाहिए था, ठीक है। अब इतना मान लीजिए चल दिए। अब कह रहा है कि एक बार पुनः वो बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब देखिए पश्चिम दिशा में, अब बाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़े ऊपर गए तो बाएं मुड़ेंगे तो नीचे आ जाएंगे। नीचे आया और कह रहा है कि नीचे वो 10 मीटर फिर चला। 10 मीटर ये इतना ही हमें इसको भी चलना है, ऐसा नहीं कि इसको यहीं पे देखिए गलती करेंगे। अब क्या करेंगे, अब सोचेंगे कि चलो 10 मीटर चलना है, वैसे ही अंदाज से चल देंगे। इतना सोचेंगे चलो 10 मीटर चल गए, यहाँ पे पहुँच गए। हमें क्या हुआ, बाएं मुड़े और 10 मीटर चले, यहाँ पे पहुँच गए। कहाँ गलती होगी, मैं कह रहा हूँ कि चल करके आपको यहाँ पे आना है पूरा 10 मीटर, क्योंकि इतनी दूरी हमने जो मानी है 10 मीटर उतनी हिसाब से ही चलनी है। क्यों गलती करेंगे अब बता रहा हूँ। अब यस के सामने कौन सी दिशा है, मान लीजिए कि यहाँ पे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। अब यहाँ पे भी होते, यहाँ पर भी होते, दोनों दिशा में नीचे की दिशा है, नीचे का डायरेक्शन है, तो वो दक्षिण दिशा है जो कि ऑप्शन ए में है। कहीं पर भी होते, लेकिन अगर वो कह देता कि घर से वो किस दिशा में है, घर से उसका डायरेक्शन अगर यहाँ पे आप चले होते तब तो मामला फंस जाता, उत्तर पश्चिम आ जाता, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे होते तब पश्चिम सिर्फ आता, जो कि पश्चिम वाला तो आपका आंसर सही हो जाता और उत्तर पश्चिम में आप फंस जाते और आपका आंसर गलत हो जाता। ये होता है कम ज़्यादा चलने की गलती का नतीजा। समझ में आ गया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको भी अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 2 इतना चले हैं तो 4 उसका डबल चलना है। उस हिसाब से एक मान लीजिएगा पैमाना मान करके चलेंगे तो कभी भी दिशा दूरी में आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमेश, देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कह रहा है, रमेश मोहित की माँ का ससुर है। रमेश को कह रहा है, रमेश को क्या कह रहा है दोस्तों, रमेश को कह रहा है मोहित की माँ का ससुर है। किसकी माँ का, मोहित की माँ का क्या है, ये ससुर है। अच्छा यहाँ पे मुझको एक तरीका बता दीजिए, अभी क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले
मोहित रमेश में क्या संबंध हो सकता है, यानी कि या मोहित रमेश का क्या लगेगा या रमेश मोहित का क्या लगेगा। तो आप अपने आप को मोहित समझिए। अब आपकी माँ का जो ससुर होगा, आप अपने घर जाइए, अपने घर की तरफ अपने दिमाग को दिखाई, मतलब अपने दिमाग में सारे अपने रिलेशन को बैठा लीजिए, एक नक्शा बनाइए और सोचिए कि जो मेरी माँ का ससुर है वो मेरा क्या लगेगा। तो आप तुरंत कहेंगे कि अरे वो तो मेरा दादा लगेगा, और क्या लगेगा, वो क्या लगेगा, मेरा दादा लगेगा। काम खत्म। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा मोहित विशाल का इकलौता भाई है। अब ये मोहित जो है वो कह रहा है कि विशाल का इकलौता क्या है, भाई है, इकलौता भाई है, यानी दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है मोहित रमेश से क्या संबंध है, मोहित का रमेश से क्या संबंध है, यानी मोहित रमेश का क्या लगेगा। ये नहीं कह रहा कि रमेश मोहित का क्या लगेगा, रमेश तो मोहित का हमने पता कर लिया दादा लगेगा, लेकिन मोहित रमेश का क्वेश्चन करने का तरीका भी समझिएगा। यहाँ पे बहुत गलतियाँ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर दादा दे देता, यहाँ पे दादा, तो कितने बच्चे उसी पे टिक लगा देते, कहते कि तो रमेश मोहित का दादा, काम हो गया। मोहित का रमेश से क्या संबंध है, यानी मोहित का रमेश क्या लगेगा, रमेश क्या लगेगा, इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मोहित का रमेश से क्या संबंध है, यानी कि मोहित जो है रमेश का क्या लगेगा, रमेश मोहित का नहीं क्या लगेगा। इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे कितनी गलतियाँ करते हैं बच्चे, आंसर गलत आ जाता है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा एग्जामिनर डाल देगा, कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों जो रमेश है मोहित का तो दादा है, लेकिन मोहित रमेश का क्या लगेगा, पोता लगेगा। और पोता कौन होता है, पुत्र तो होता नहीं है, पुत्र का पुत्र होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पोता क्या होता है, पुत्र का पुत्र होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का मतलब प्लस, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब गुणा, डी का मतलब भाग हो, तो 1d 1c 1a 2c 2d 2a 3d 3c 3b 4c 4d 4 का मान ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि जो है इसमें बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछ देता है। थोड़ा सा ठीक ठाक है, ये भी मुश्किल नहीं है, मतलब ठीक है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें करना क्या है, बोर्ड मास रूल का पहले पता होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नहीं पता है तो जान लीजिएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका आंसर गलत आना है। अब चलिए, अब ब्रैकेट लगी हुई है, हम ब्रैकेट लगाएंगे। 1d है, 1 लिख लेंगे, डी का मतलब क्या कह रहा है, भाग, तो भाग बना देंगे। फिर उसके बाद 1 है, 1 लिख लेंगे, सी है, सी का मतलब गुणा है, गुणा बना लेंगे। फिर 1 है और ब्रैकेट बंद है। उसके बाद यहाँ पर ए पर आएंगे, ए का अर्थ कह रहा है प्लस, तो वहाँ पे प्लस बना देंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। और 2 है, उसके बाद सी है, सी का मतलब गुणा, फिर 2 है, डी का मतलब भाग, फिर 2 है, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ए आ गया है, फिर ए की प्लस है, प्लस करेंगे और फिर ब्रैकेट लगाएंगे। 3 है, डी का मतलब भाग, फिर 3 है, 3c का मतलब गुणा, फिर 3 है, फिर ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पे बी दिया, बी का अर्थ माइनस बता रहा है, फिर क्या है 4 है, 4c का मतलब गुणा, फिर 4 है, फिर भाग है, फिर जो है 4 है। इस तरीके से आपका इतना हो गया। बोर्ड मास कहता है बी से पहले ब्रैकेट को निपटाइए, और ब्रैकेट को निपटाने से पहले, ब्रैकेट को हटाने से पहले, ब्रैकेट को तोड़ने से पहले उसके अंदर जो भी काम है उसको कर लीजिए। तो काम क्या है, जैसे इस ब्रैकेट में, पहली वाली ब्रैकेट में देखेंगे तो 1 भागे 1 गुणे 1 है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, चिन्हों में अगर निपटाना रहेगा, देखिए जो भी काम अंदर का करना ब्रैकेट के, वो भी हम बोर्ड मास रूल की हेल्प से ही करेंगे। तो उसमें क्या, पहले गुणा नहीं करना है, पहले हमें भाग देना है। भाग, बोर्ड मास कहता है गुणे से पहले भाग दीजिए, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। तो चलिए यहाँ पे 1 से 1 में भाग देंगे, 1 होगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म, प्लस बनाएंगे, यहाँ पे प्लस चिन्ह है। फिर यही काम यहाँ पर 2 का 2 में भाग देंगे, 1 होगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे, आपका 2 बच जाएगा, फिर आपका प्लस, ठीक। फिर 3 का 3 में भाग देंगे, आपका क्या 1 बनेगा, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस नहीं है बल्कि माइनस है। 4 का 4 में भाग 1, 1 का 4 में गुणा 4 हो जाएगा। 3 2 5 1 6 में से 4 जाएगा 2, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। मजा आई कि नहीं इस क्वेश्चन में, मजा आई होगी, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट अगला वेन डायग्राम कह रही थी कि आरेखों में से कौन सा पुरुषों, महिलाओं और जवान के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। क्या कह रहा है, पुरुष, महिला और ऊर्जावान, ऊर्जावान को सबसे अच्छे संबंध द्वारा दर्शा रहा है। अच्छा आगे कुछ कह रहा है, जहाँ डब्लू महिला को निरूपित करता है। डब्लू यानी इस तरीके से एक सर्किल बना है, उसके अंदर डब्लू बना दिया है, कह रहा है कि ये महिला को यानी वोमेन को। एम पुरुषों को निरूपित करता है, यानी कि एक सर्किल बना है उसमें एम बना दिया, वो कह रहा है कि पुरुषों को दर्शा रहा है। फिर कह रहा है ई ऊर्जावान को। अब ई वाला ध्यान दीजिएगा, तो ये त्रिभुज बना करके उसमें ई लिखा है, और ये कह रहा है एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान को दर्शा रहा है। अब यहाँ पर हमें करना क्या रहता है, हमें ये देखना रहता है वेन डायग्राम में कि इन तीनों में आपस में रिलेशन क्या है। जैसे पुरुष का महिला से क्या रिलेशन है, या महिला का पुरुष से क्या रिलेशन है, महिला का ऊर्जावान से क्या रिलेशन है, पुरुष का ऊर्जावान से क्या रिलेशन, यानी परस्पर तीनों में रिलेशन देखते हैं। कम है तो कम वाला, ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला, नहीं है तो नहीं वाला लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे वोमेन और पुरुष, पुरुष और महिलाएं,
मैन और वोमेन, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये इनमें कोई रिलेशन नहीं होता। रिलेशन का मतलब ये अलग लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, वो पुरुषलिंग है, तो ये दोनों भिन्न होते हैं, दोनों क्या है, भिन्न होते हैं। तो इसलिए इन दोनों को हमेशा क्या करना है, अलग थलग रखना है। मेन को इधर रखना है, वोमेन को इधर रखना है। क्लियर बात हो गई। अब एनर्जेटिक यानी कि ई दर्शा रहा है, यानी ऊर्जावान। ये क्या होता है, देखिए कुछ महिलाएं भी ऊर्जावान होती हैं और कुछ पुरुष भी ऊर्जावान होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी के सभी पुरुष आलसी भी होते हैं, सुस्त भी होते हैं, आपको पता ही है। तो इसमें क्या होंगे, जब टोटल नहीं होंगे तो कुछ वाला ही यूज़ करेंगे रूल, यानी जब कुछ वाला यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में हम इस तरीके का त्रिभुज बनाएंगे, यानी थोड़ा सा इस त्रिभुज में दोनों को ले लेंगे। ये तो दोनों अलग रहेंगे, मेन वोमेन वाले, ये तो अलग रहेगा, लेकिन इस तरीके से एनर्जेटिक वाला हम डालेंगे। और दोस्तों ऐसा केवल ऑप्शन सी में दिख रहा है। ये भी मज़ेदार क्वेश्चन था। ऐसे ही दोस्तों शानदार शानदार क्वेश्चन मैं लेके आता रहूँगा, वो रीजनिंग का हो या मैथ का हो, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगी। क्या था, कथन। देखिए वे सिलोजिज्म का क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, कथन होता है, निष्कर्ष होता है, उसके बाद ऑप्शन में टिक लगाते हैं। कथन में जो कहेगा उस हिसाब से डायग्राम बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बगैर डायग्राम के भी सॉल्व हो जाते हैं सेकंडों में, तो वैसे भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। चले इसको देखते हैं किस टाइप का है। कह रहा है कि कुछ पार्क वृत्त है, कुछ की बात कर रहा है। सभी कहता तो इस तरीके से बना देते हैं, लेकिन सभी नहीं कह रहा, कुछ कह रहा है, तो कुछ के लिए हम क्या करेंगे, अभी मैं बनाया हूँ, अभी पीछे का क्वेश्चन किए उस तरीके से। जैसे यहाँ पर क्या पार्क, ये मान लीजिए पार्क हो गया, तो कुछ पार्क कह रहा है कि वृत्त है, तो कुछ पार्क को हम वृत्त के अंदर ऐसे डालेंगे। आगे कह रहा है कुछ वृत्त चौराहे हैं, इसको भी क्या करेंगे, चौराहे को भी हम क्या करेंगे, वृत्त में थोड़ा सा ही मिलाएंगे। क्या कह रहा है, चौराहे हैं। अब देखिए निष्कर्ष पे चलते, कह रहे सभी चौराहे वृत्त है जी। सभी चौराहे वृत्त कब हो सकते हैं, जब चौराहा अंदर रहेगा, वृत्त ऐसे बाहर रहेगा, तब ये कंडीशन सही होगी। लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा ही वृत्त चौराहे से मिल रहा है, ये तो आंख बंद करके आप गलत काटिए इसको। आगे कह रहा है सभी चौराहे पार्क हैं। अब देखिए चौराहा यहाँ, पार्क यहाँ, पहले तो कोई मिलन ही नहीं है। अब थोड़ा मोड़ा एक दूसरे से वृत्त और पार्क मिल रहा है और सभी चौराहे को पार्क बना रहा है, कहाँ से सही हो सकता है, सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो दोनों गलत है, दोनों ही निष्कर्षणों के अनुरूप सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है विक्की ऋतिक से लंबा, यहाँ पर लेस और ग्रेटर चिन्ह का यूज़ करेंगे। और इसमें देखिए लंबे चौड़े की बात हो, दुबले पतले की बात हो, मतलब पतले मोटे की बात हो, उम्र में कम ज़्यादा की बात हो, सब में यही रूल फॉलो करेंगे, कोई अलग थलग नहीं लगेगा। अच्छा है, एक तीर से सभी निशाने लग जाएंगे। आगे कह रहे हैं विक्की ऋतिक से लंबा है, विक्की को हम क्या करेंगे, ऋतिक से थोड़ा सा स्पेस दे करके ऋतिक से लंबा बनाएंगे। विक्की इज ग्रेटर देन ऋतिक। आगे कह रहा है ऋतिक अमन से लंबा है, ये ऋतिक इज ग्रेटर देन अमन, ए से अमन। आगे कह रहा है अनिल अभय से लंबा है। अब अनिल और अभय इसमें एक भी कोई नहीं है, इसलिए रिलेशन अभी नहीं इसको बनाएंगे, इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। जब हमें कुछ क्लू मिलेगा तभी हम कुछ करेंगे। आगे कह रहा है कि अभय ऋतिक से लंबा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि अभय जो है इस ऋतिक से लंबा है, और उससे पीछे वाली जो लाइन थी इसमें कह रहा था अनिल अभय से लंबा है। आगे कह रहा था अनिल ए, इसको ए भी कर लेते हैं अभय, और अनिल को ए एन कर देते हैं। अनिल जो है अभय से लंबा है, अभय ऋतिक से लंबा है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ गई कि विक्की को अभय और अनिल से कोई रिलेशन नहीं दिखाया, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा कि अनिल और अभय यहाँ पर रहेंगे कि यहाँ पर रहेंगे, कहाँ रहेंगे, इनका कोई का जो है जगह जो है सही नहीं हम कर सकते कि कहाँ रहेंगे, इसकी पोजीशन सही नहीं है, कहाँ रख सकते हैं। लेकिन इतना है कि ये ऋतिक से लंबे है तो इधर ही ऋतिक के इधर ही रहेंगे, यानी कि ऋतिक के कह सकते हैं पीछे ही साइड रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गई। पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, अभय ऋतिक से लंबा हो गया, इनमें से कौन लंबाई में सबसे छोटा हो, तो अच्छा हुआ सबसे छोटा पूछ दिया। तो सबसे छोटा तो यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि जब अभय और अनिल दोनों ऋतिक से लंबे हैं तो और ऋतिक जो है आपका इससे अमन से लंबा है, तो हर हाल में अमन ही सबसे छोटा हुआ। अगर सबसे बड़ा पूछ देता इसी में तो यहाँ पर तो मान लीजिए हम अमन पे टिक लगा देंगे, सबसे बड़ा पूछ देता तो फंस जाते, फंस नहीं जाते, बल्कि इसमें होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला ऑप्शन होता, आप उस पर टिक लगाना पड़ता, क्योंकि इसमें हम कन्फर्म ही नहीं कर पाते कि कौन सबसे बड़ा है, अनिल है, अभय है, अनिल है या आपका विक्की है, इन्हीं दोनों में कोई होता, अनिल और विक्की दोनों में से कोई होता, लेकिन हम कन्फर्म ही नहीं कर पाते कि कौन सबसे लंबा है, तो इसी में कन्फ्यूज़न हो जाती। तो इस टाइप से उस तरीके का ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो समझ में आ गया कैसे छोटे बड़े को पहचान करेंगे। नेक्स्ट अगला 94वें वर्ष में कितने विषम दिन है। बहुत सारे क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से किए हैं कैलेंडर के, मैं सोचा कुछ यूनिक क्वेश्चन लाया जाए जो कि आपके एग्जाम में पूछता हो। तो 94वें वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। विषम दिन की जब भी संख्या वर्ष में निकालनी हो तो आपका दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि 365। ये सारी चीज़ें आपको करनी नहीं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में नहीं करना, डायरेक्टली अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 से भाग दीजिए, सप्ताह से जितने ज़्यादा दिन हो जाते हैं उन्हीं को विषम दिन कहा जाता है। सप्ताह से यानी 7 दिन से जितने ज़्यादा दिन बचते हैं वही विषम दिन होता है। सप्ताह बनने के लिए जो दिन हो
वो ठीक है। सप्ताह से जो एक्स्ट्रा दिन हो गए वो विषम दिन। कैसे? मान लीजिए 365 दिन एक साल में होता है। 7 से हम काट दीजिए, 7 5 35 हो गया, एक बचा 5, 7 दूना के 14 हुआ, एक जो ये शेष बचा, मैं अब इसलिए भागफल नहीं लिखा क्योंकि भागफल की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। जो ये एक शेष बचा यानी 365 दिन में एक साल में एक विषम दिन होता है। तो आप सोचेंगे 94 वर्ष में 94 विषम दिन होगा, ऐसी बात नहीं है। सॉरी, क्यों ऐसी बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 94 वर्ष में कुछ लीप ईयर भी होते हैं। लीप ईयर में 366 दिन होता है, और 366 जब दिन होता है तो वहाँ पर 2 शेष बचेगा। जब 2 शेष बचेगा तो अब मुझको बताइए वहाँ पे 2 विषम दिन होगा ना, एक तो होगा नहीं। तो लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, नॉर्मल ईयर में 1 विषम दिन होते हैं। तो 94 में कैसे पता चलेगा कि कई ठो लीप ईयर है? तब ना हम जोड़ेंगे उतना। तो 4 से भाग दीजिए क्योंकि 4 साल में लीप ईयर आता है। कितना आसान सब तरीका है, कुछ है ही नहीं दोस्तों। एकदम रीजनिंग और मैथ तो हवाई होती है, कुछ है और नहीं। रेलवे की मैथ और हो रीजनिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 से काटिए, 4 दूना के 8, आपका कितना बचा? 4 3 12। पूरा जितना जाएगा उसी को लेंगे, शेष जो बचेगा उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे भागफल से हमें मतलब है 23 बार पूरा कटा, बाकी 2 शेष बचा उसको छोड़िए, हटाइए। 23 जो है इसमें लीप ईयर हो गए, लीप ईयर। अब देखिए 23 लीप ईयर हो गए तो बाकी कितना इसमें और साल बचा? 71, तभी तो 94 होगा, यानी 23 लीप ईयर। तो इसमें कितने विषम दिन होंगे? 23 दूना 46, और 71 में 1 का गुणा करके लिख दीजिए, यानी 71 विषम दिन होंगे। टोटल आपका हो गया 7 और 17 117। अब 117 चूंकि इतना ज़्यादा तो विषम दिन होगा नहीं। अब विषम दिनों से जो ये मिल करके बन गया 117 दिन, अब उसमें हमें ढूंढना है कितने विषम दिन है, क्योंकि ये भी तो सप्ताह का निर्माण करेंगे 7 दिन का। तो 7 दिन से हमेशा कम आएगा विषम दिन। तो फिर 7 से इसको काटिए, देखिए कितना आ रहा है। 7 करने 7, 7 4 11 47, 7 6 42, कितना आ गया? 7 6 42। अब इसमें बचा कितना? 5। ये आपका आंसर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? विषम दिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर होगी सारी बातें, समझ में आ गया? नेक्स्ट घड़ी का क्वेश्चन है, कह रहे 6:45 PM बजे घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच निर्मित 2 कोणों में से छोटे कोण की माप क्या होगी? थीटा का मान निकालना है। देखिए घड़ी में 2 कोण बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि 6:45 हो रहा है ना, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे ये भी नहीं करना आपको, डायरेक्ट ये सूत्र मैं अभी बता देता हूँ, आंसर आ जाएगा। छोटे कोण की बात कर रहा है, कहाँ से छोटा कोण बड़ा कोण होता है वो मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे 6:45 कह रहा है, मान लीजिए 6 है और ये 9 है, तो 6:45 का मतलब ये मान लीजिए 7 है, तो घंटे वाली सुई अप्रॉक्स यहाँ पे होगी और मिनट वाली सुई तो यहाँ पे बीच में। तो 2 कोण बना, एक कोण तो ये बन रहा है और दूसरा कोण ये बड़ा वाला बन रहा है। तो बड़ा वाला कोण हमें नहीं लेना, यही छोटा वाला कोण लेना है। तो थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? 60h, अंतर आपका 11m/2। बस हो गया, मान रखिए, खटाखट आंसर लाइए। एच की वैल्यू देखिए 6:45 है, 6 आवर 45 मिनट, यानी एच की वैल्यू 6, मिनट की वैल्यू 45। बस रखिए मान, 6 रखेंगे तो 6 को 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 को 360 हो जाएगा। अंतर 11 रखेंगे तो 11 5 55, 11 चौको 44, अब 5 49 बटे में 2। ये अंतर का चिन्ह इसलिए लगाया जाता है कि माइनस में आपका आंसर ना है। माइनस में टाइम है, कोड और माइनस में कहाँ आता है, तो इसीलिए अंतर लगाया जाता है। बड़े में से छोटे को घटा देना है। 495 में से घटा दीजिए 360, तो 5 आपका आ गया, 3 आ गया, आपका 1 आ गया। 135 में 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 6 12, 1 2 7 14, 67.5 डिग्री। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। इसको करने से पहले एक ट्रिक जान लेते हैं। देखिए काउंटिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन में ट्रिक बहुत ही मायने रखती है। मैं कहूँगा कि रीजनिंग में सबसे ज़्यादा अगर मायने ट्रिक कहीं रखती है तो वो काउंटिंग फिगर में रखती है, क्योंकि काउंटिंग फिगर में अगर ट्रिक नहीं पता है तो आप आंसर नहीं ला पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी। आसान बहुत क्वेश्चन है तो ला देंगे, वरना गिनते गिनते आपका उसी में 1.5 घंटा खत्म हो जाएगा। क्या करें? नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, जब भी ऐसी आकृति हो, ठीक, इस पे त्रिभुज की संख्या नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4, जितने खाना ऐसे नंबर करते जाइए। कितनी भी लाइनें हो ऐसे नंबरिंग करते जाइए, ऐसे हो ऐसे हो ऐसे 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 बढ़ता जाए तो नंबरिंग करते जाइए, बढ़ाते जाइए। और फिर क्या कीजिए? सबको जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? सबको जोड़ दीजिए। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, +4 है, जोड़ेंगे तो 10 आएगा। यानी इस टाइप का घर है तो 10 आ जाएगा, जिसमें 4 खाने हों। अब यहाँ पर कैसे है? यहाँ पर देखिए 1 2 3 लाइन, 4 खाना बन गया, यानी 10 त्रिभुज। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 10 त्रिभुज। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी क्या है? वही सेम टू सेम है, 10 त्रिभुज। अब बीच में एक तो छोटा सा है, बीच में है एक, उसमें क्या त्रिभुज है? एक तो है, और क्या सिम सादा सा है, एक है, और एक ये बड़ा वाला, एक ये है। तो 10 या 30, 30 अदु 32। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट
डाइस के क्वेश्चन को भी बहुत सारे तरीके से सॉल्व किया जाता है दोस्तों, एक तरीका नहीं, एक रूल नहीं है। जैसा क्वेश्चन रहेगा वो रूल अप्लाई कर देंगे हम। यहाँ पर फिगर वाला डाइस का क्वेश्चन तो ये आसान होगा, इसमें संख्या वाला होता है, उसमें पहले मानक पासा सामान्य पासा चेक करके कर लेते हैं, वो भी बहुत टाइम नहीं लगती है, 10 से 15 सेकंड लगेगा। और ये क्वेश्चन जो है ये तो 5 सेकंड में सॉल्व होगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। ट्राई करके देख लीजिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग बुक है तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगा। अगर नीचे घन की 4 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है, यहाँ पर बिंदी वाले फलक के पीछे वाले फलक पर कौन सी आकृति होगी, यानी इसके पूछ रहा है। ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर 3 जगह है ना। हम क्या करेंगे, देखिए उसके विपरीत पूछ रहा है, तो जो इसके बगल में होगा, जैसे ये त्रिभुज टाइप ब्लैक त्रिभुज दिया हुआ, व्हाइट सर्किल दिया हुआ, जो बगल में दिया हुआ उसके विपरीत कैसे हो सकता है, नहीं ना होगा। तो आपका ये ऑप्शन पे देखिए, ये व्हाइट सर्किल नहीं विपरीत होगा, इसको कट कर दीजिए। त्रिभुज ब्लैक वाला नहीं दिया ऑप्शन में, कोई बात नहीं, छोड़िए। अब यहाँ पर भी ब्लैक बिंदी है, तो यहाँ पर इसके बगल में सर्किल और ये वाला चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज समझिए, तो ये भी तो नहीं होगा। जब इसके बगल पे दिया हुआ तो इसके विपरीत कैसे होगा। अब यहाँ पर भी ब्लैक वाला है, तो यहाँ पर स्टार दिया हुआ और ये दिया हुआ, तो स्टार भी नहीं होगा। तो बच्चा कौन, बस ये हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। इसमें अगर मान लीजिए कि ऐसा ना हो, दूसरी कंडीशन क्या होती है इसकी, क्लॉकवाइज रूल से उसको सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पर तो ऐसे मिल गया, ऐसे नहीं मिलेगा तो क्लॉकवाइज रूल लगाते हैं। वो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताए हुए हैं, तो वहाँ से जाकर के वॉच कीजिए। एक से एक वीडियो आप लोगों को देखने को मिली, 100+ वीडियो वहाँ पे अपलोड है हमारे चैनल पे, जाइएगा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर कह रहे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों से संख्या चयन करें जिसमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन में देखिए 19, 20, 13 और 21 दिया हो, कोई आकृति नहीं दी हुई है बल्कि संख्या दी हुई। कैसे संख्या लाएंगे, कैसे लाएंगे बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर। देखिए यहाँ पे चतुर्भुज है, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं। यहाँ पे पंचभुज है, पंचभुज में 5 भुजाएं, प्लस बनाते रहिए। त्रिभुज में 3 भुजाएं, षटभुज में 6 भुजाएं, त्रिभुज में 3 भुजाएं, 6 3 9 3 12 12 5 17 17 4 21, कितना आ गया, 21 आ गया, ऑप्शन डी में जो दिख रहा है। तो दोस्तों जब भी ऐसी रहे तो त्रिभुज की संख्या लिख करके जोड़ दीजिए। नेक्स्ट ये आप लोगों के लिए, ये क्या है आप लोगों के लिए, दर्पण वाला भी मैंने रूल बताया था। यार का प्रतिबिंब क्या होगा, लेफ्ट टू राइट ऐसे घूम जाता है, ऐसे बनेगा। तो दोस्तों इस का प्रतिबिंब कह रहा है इसमें से कौन सा होगा चारों में से, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। रिपीटेड क्वेश्चन भी है, ग्रुप डी में देखिए 2 बार पूछा है उसी साल, बल्कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे ऐसे शानदार धमाकेदार टिप्स सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।